नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे हिंदी शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों, जिसमें हम बात करेंगे बालक के मूल्यांकन, भाषा के विकास और उसमें सीखने के आकलन। इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे अपने यहाँ पे टॉप 15 प्रश्न में, क्योंकि यहाँ पे बता दें कि कल की क्लास जो नहीं चली थी उसके स्तर के अनुसार इस बार प्रश्नों की संख्या थोड़ी कठिन कर दिया गया है, लेकिन 15 ही प्रश्न हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप लोगों का स्कोर जो रहेगा 12 प्लस रहेगा। याद रखिएगा 12 प्लस रहेगा। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अपने पहले प्रश्न से देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, और सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार अपने अपने ग्रुप में, और सभी लोग एकदम अच्छे से प्रश्नों को करेंगे, एकदम प्रश्नों को पढ़ के एकदम अच्छे से करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है कि भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि छात्र के भाषा आकलन में, यानी भाषा आकलन छात्र में किस प्रकार से किया जा सकता है और कौन सा सबसे अच्छा यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे कह रहा है तत्व है। पहला कह रहा है सुलेख, यानी सुंदर लेख से कह रहा है। और यहाँ पे दूसरा करा है भाषा, यहाँ पे भाषिक संरचनाओं के आधार पर आधारित प्रश्न पूछना, यानी बालक के स्तर के अनुसार पूछना है। जो बालक है उसके स्तर के अनुसार प्रश्न पूछना। और यहाँ पे दूसरा करा है विविध अर्थ वाले प्रश्न। देखिए विविध अर्थ वाले प्रश्न में क्या होता है, उच्च स्तर वाले भी प्रश्न आ सकते हैं और यहाँ पे प्राथमिक स्तर वाले भी आ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए चौथा करा है कि श्रुत लेख, यानी सुनकर लिखने। देखिए यहाँ पे बात किया है भाषा आकलन की बात किया है, तो सुनकर लिखने से क्या होता है, आप नकल के कार्य करेंगे। तो हमारा देखिए पहला गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया और यहाँ पे चौथा गलत हो गया। बचा हमारा यहाँ पे दूसरा, क्योंकि यहाँ पे देखिए भाषा संरचनाओं पर यहाँ पे आधारित प्रश्न, यानी देखिए बालक अगर कक्षा 1 में है या फिर 2 में है या फिर 3 में है तो उनके स्तर पे कौन सा प्रश्न पूछा जाना चाहिए, उसके अनुसार यहाँ पे क्या करना चाहिए, आकलन करना चाहिए। बालक से प्रश्न पूछ के कौन से स्तर पे बालक हैं और किस आधार पर प्रश्न बनाया गया है यहाँ पे भाषिक संरचना, और उसके आधार पर पूछना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे प्रश्न पे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए दूसरा प्रश्न ये करा है कि बच्चों की भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा। यहाँ पे देखिए लेखा जोखा का बात ये कर रहा है कि किसी एक डायरी में क्या करना है, उसे संजो कर रखना है। लेखा जोखा का मतलब ये है कि हिसाब रखना है, ठीक है। याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण तरीका है प्रश्न पकड़ने का। अगर लेखा जोखा दिया है तो क्या करना है, किसी भी बालक या किसी भी वस्तु या फिर किसी भी यहाँ पे चीज़ को क्या करना है, उसका लेखा जोखा का है तो उसे लिख कर रखना या फिर सजो कर रखना। तो यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो है हमारा, पोर्टफोलियो के द्वारा हम संभव है, या फिर यहाँ पे उत्तर पुस्तिका के द्वारा है, या फिर यहाँ पे करा है लिखित परीक्षा के द्वारा, या फिर मौखिक परीक्षा। देखिए यहाँ पे बात किया है लेखा जोखा की बात किया है और बच्चों में भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति की बात किया है। तो मौखिक क्या है, यहाँ पे देखिए मौखिक जो होता है यहाँ पे इंटरव्यू हो गया, यानी साक्षात्कार पूछना। तो इसमें लेखा जोखा आप कैसे यहाँ पे बालक का रख सकते हैं, तो ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। चौथा हमारा गलत हो गया लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा का मतलब ये है कि बालक अपने अनुसार देगा, आप वहाँ पे बैठ के नहीं देख सकते हैं कि बालक क्या कर रहा है। उसकी जब कापी जचाएगी तब ना आप पता पाएंगे, यानी समस्त यानी तुरंत तो प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब बचा हमारा यहाँ पे तीसरा, दूसरा और चौथा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर पुस्तिका की बात किया है, तो उत्तर पुस्तिका की जब पेपर ले लेंगे बालक का तभी तो उत्तर पुस्तिका की जांच करेंगे, तब न, यानी साल के अंत में या फिर छमाही पे तभी पता चलेगा ना। लेकिन यहाँ पे बात किया है लेखा जोखा रखना, यानी रोज का एक्टिविटी रखना। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। पोर्टफोलियो में क्या होता है, प्रधान अध्यापक द्वारा उसकी गतिविधियों को क्या किया जाता है, नोट किया जाता है, जिसमें बालक का विकास कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, उन सभी का लेखा जोखा क्या होता है इसमें समाहित लिखा जाता है डायरी में। तो यही होता है पोर्टफोलियो, और राइट आंसर हमारा जाएगा पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पोर्टफोलियो से हर बार एक प्रश्न आता है, याद रखिएगा। तीसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या करा। देखिए तीसरा प्रश्न ये करा है बच्चों की भाषा की आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका हो सकता है। देखिए बच्चों में भाषा के आकलन जो है उसका सबसे अधिक प्रभावी तरीका कौन सा हो सकता है। पहला करा है प्रश्न के उत्तर देना, और दूसरा करा है कि प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, और यहाँ पे तीसरा करा है श्रुत लेख, और चौथा करा है कि लिखित परीक्षा। तो इसका देखिए तीसरे का जो राइट आंसर क्या होगा, देखिए प्रश्न पूछना उच्च स्तर पे भी आएगा। प्रश्न यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे हम लोग प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं प्राथमिक स्तर पे, तो राइट आंसर जो हमारा ये पहला गलत होगा। और श्रुत लेख यानी सुनकर लिखने की बात कर रहा है, तो इसमें भाषा का आकलन आप नहीं कर सकते जब तक बालक क्या होता है स्वयं से प्रतिक्रिया व्यक्त न करे। और लिखित परीक्षा में क्या होता है, साल के अंत में या छमाही में आप पता कर पाते हैं। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा प्रश्न पूछना, पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, यानी तत्काल। देखिए भाषा आकलन का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बालक से कोई प्रश्न पूछ दीजिए, ठीक है, उसके स्तर के अनुसार प्रश्न पूछिए जो पढ़ाया गया है। अब पूछने के बाद देखिए बालक किस प्रकार से उत्तर दे रहा है, किस प्रकार से बता रहा है, उसके अनुसार आप भाषा का आकलन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए उसकी जो बताई गई है, जो पढ़ी गई सामग्री है, उस
पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि बालक किस अनुसार की स्तर के अनुसार वो प्रश्न था या फिर नहीं था, बालक का भाषा आकलन किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से नहीं हुआ है। इस प्रकार से राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न पे देख लेते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, और बता दें कि जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं कम से कम कमेंट तो करिए, शेयर नहीं करना है तो लास्ट में कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करिए, कमेंट जरूर करिए, सभी लोग कमेंट करिए। और यहाँ पे चौथा ये करा है कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षिका बच्चों से क्या अपेक्षा रखता है। देखिए जो भाषा की कक्षा होती है यानी भाषा शिक्षक जो होता है अपने छात्रों से क्या अपेक्षा रखता है। आप लोग अपने स्तर पर रखिए, यहाँ पे कि स्तर पर रखिए कि आप एक शिक्षक हैं और विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और हिंदी के छात्र हैं, और आप क्या चाहते हैं, अपने बालकों से क्या अपेक्षा रखते हैं। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे ये करा है हमारा, पहला ये करा कि अपने बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। आप लोगों को पता है कि नई शिक्षा नीति जो आई है, नई इस समय जो आई है, उसमें दिया गया है कि 1 2 3 4 5 और 6 7 8 तक अब क्या करना है, भाषा जो बालक होते हैं उनको यहाँ पे अपने प्राथमिक स्तर पे अपने मातृभाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा, और शिक्षक को भी मातृभाषा में ही उनके पढ़ाना होगा। तो नई शिक्षा नीति में यही बदलाव हुआ है, और नई शिक्षा के अनुरूप क्या होगा, आपका इंटरव्यू भी होगा अब लास्ट में, ठीक है, याद रखिएगा। पेपर के बाद आप लोगों का इंटरव्यू भी होगा, और बता दें कि आपका गुणांक जो बनेगा 10 12 बीए का भी बनेगा। आप लोग याद रखिएगा, बीटीसी किए तो बीटीसी का, बीएड किए तो बीएड का भी जुड़ेगा, और टेट का भी जुड़ेगा, और सीटेट किए तो सीटेट का भी, और सुपर टेट का सबका गुणांक बनेगा, और इसके अनुसार आप लोगों को रखा जाएगा। और रखने के बाद क्या होगा, एक बार आप लोगों को इंटरव्यू का भी सामना करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम, चौथा हमारा करा है कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा रखता है। तो यहाँ पे देखिए पहला ये करा है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, और दूसरा करा है बच्चे सवालों के बधे बधाई जवाब न दें, और तीसरा करा है बच्चे सवालों के बधे बधाई जवाब दें, और चौथा करा है कि संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। तो इसका देखिए राइट आंसर चौथे का जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे बात किया जा रहा है तो मातृभाषा का प्रयोग तो करना ही करना है। प्राथमिक स्तर पे आप बालक को कक्षा 3 4 5 तक उन्हें नहीं रोक सकते जब तक वो अच्छे से भाषा का ज्ञान न प्राप्त कर सकें। तो पहला हमारा गलत हो गया। तीसरा, बच्चे जो है बधे बधाए जवाब दें। तो देखिए क्या होता है, बधे बधाए जवाब देने से उनकी जो सोचने की शक्ति है वो विकसित नहीं हो पाती। बालक अपने द्वारा अगर जवाब देने का प्रयास करेंगे तो तर्क करेंगे, सोचेंगे, बौद्धिक का प्रयोग करेंगे, तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे, और शिक्षा नीति एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और नहीं तो शिक्षा नीति पे हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें आप लोगों से चर्चा हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए पहले हम लोग अपने प्रश्नों पर टारगेट करते हैं। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है हमारा पाँचवा कि बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक हैं, सहायक नहीं है। यहाँ पे नहीं की बात किया है कि बच्चों के भाषिक अभिव्यक्ति यानी व्यक्त करने की प्रक्रिया जो है बालक के द्वारा, उसके आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बात हमारा ये करा है पहला कि बहुविकल्पी प्रश्न, दूसरा लघु उत्तरी प्रश्न, और यहाँ पे तीसरा निबंध वाले प्रश्न, और चौथा करा है सारांश प्रस्तुत करना, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए पांचवें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात किया है कि भाषा की अभिव्यक्ति में क्या होता है, यहाँ पे देखिए सहायक नहीं है। देखिए बालक जो होता है बहुविकल्पी प्रश्न में क्या होता है, सहायक नहीं होता है। लघु उत्तरी प्रश्न में क्या होता है, आप बता भी सकते हैं, बालक सोच भी सकता है और अपने अनुसार लिख सकता है। निबंध में भी बालक तर्क कर सकता है, सोच सकता है, और उसकी अभिव्यक्ति का यहाँ पे आकलन किया जा सकता है। सारांश में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, पहले प्रश्न आप लोगों को दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिया जाएगा, याद रखिएगा 4 ऑप्शन दिया जाएगा। अब बस बालक को क्या करना है, उस पर टिक मारना। जैसे इस समय आप लोग कर रहे हैं, तो इस समय का जो चल रहा है ये बहुविकल्पी प्रश्न की जो आकलन चल रहा है उस पे, तो ये देखिए सहायक नहीं है बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति में। तो देखिए राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, बहुविकल्पी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे छठे प्रश्न पे देख लेते हैं। छठा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए छठा प्रश्न ये कर रहा है कि पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से, जो पठित अंश है यानी पढ़ा हुआ अंश जो है उस पे प्रश्नों का निर्माण कराने से क्या होता है। देखिए पहला करा है कि बच्चों को पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन, यहाँ पे आकलन होगा। यहाँ पे देखिए आकलन होता है। और यहाँ पे दूसरा करा है प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है। और यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे करा है तीसरा कि प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका प्रयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है। चौथा करा है बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ होती है। देखिए अगर आप बालक को पढ़ा रहे हैं तो ऊर्जा तो समाप्त होगी, लेकिन यहाँ पे देखिए ये हमारा ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे दूसरा करा है प्रश्न बैंक तैयार करना। देखिए प्रश्न बैंक तैयार करना ये देखिए क्या होता है, एक शिक्षक का तो होता है कार्य लेकिन छात्र का नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब बचा हमारा दूसरा प्रश्न पत्र बनाने में आसानी
होती। देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखिए पठित अंश की बात किया है, तो आप जब अपना निर्माण करेंगे प्रश्न पत्र तो वो अपने अनुसार बनाएंगे ना कि बालक कौन से स्तर पे है। लेकिन इसमें जो प्रश्न आप तैयार करेंगे उसमें बालक की भूमिका नहीं होती, केवल शिक्षक की भूमिका होती है। बस उसे ये जानना है कि बालक कौन से स्तर पे कैसा प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पे बात क्या है, पठित अंश यानी जो पढ़ाया गया है उस पे। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा बच्चों के पढ़कर समझने में, योग्यता में यहाँ पे आकलन होगा, आकलन होता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, न कि हमारा यहाँ पे तीसरा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 7वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 7वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 7वां प्रश्न ये करा है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे बात किया है कि नाटक शिक्षण की बात किया, याद रखिएगा रंगमंच की बात किया है, नाटक की बात किया है, तो सतत और व्यापक यानी लगातार, और लगातार करने के बाद जो उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, क्या होता है, बालक का जो मूल्यांकन होता है, पहले बालक का प्रश्न कोई कार्य कराया जाता है, कार्य कराने के बाद उसकी त्रुटियों या फिर उससे उपचारात्मक कार्य को किया जाता है, वही व्यापक होता है। और यहाँ पे देखिए पहला करा है लिखित परीक्षा के द्वारा, और यहाँ पे दूसरा करा है महत्वपूर्ण संवाद को सुंदर रूप से लिखना, और तीसरा करा है पढ़े गए नाटक मंचन का, और यहाँ पे चौथा करा है पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए 7वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात किया है नाटक की, तो देखिए लिखित परीक्षा तो हमारा हो नहीं सकता। यहाँ पे मुख्य संवाद और सुंदर रूप से लिखना, देखिए यहाँ पे नाटक की बात कर रहा है, बालक स्वयं से भागीदार होगा उसमें। ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ पे हमारा ये दूसरा भी गलत हो गया। और यहाँ पे पात्रों का चरित्र यहाँ पे चित्रण करना, देखिए यहाँ पे चित्रण करना मतलब यहाँ पे क्या होता है, चित्र बनाने से दिया है, तो ये हमारा गलत हो गया। बचा हमारा तीसरा, तो तीसरा हमारा राइट होगा पढ़े गए नाटक मंच, यानी जो पाठ पढ़ाया गया है उस पर नाटक कराना या फिर जो बालक के द्वारा कोई कार्य कराना। ठीक है, खेल विधि में सिखाना। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 8वां प्रश्न हमारा क्या करा है। आप लोगों को बता दें कि जो कल क्लास नहीं चली थी उसके पहले जो क्लास चली गई थी उसमें कुछ ऑप्शन गलत थे, आप लोगों ने कहा था, हमने उस पर विचार भी किया, तो वो ऑप्शन गलत था, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे 8वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। देखिए उद्देश्य पूछा है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे किस प्रकार से होता है, और यहाँ पे उद्देश्य पूछा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम यहाँ पे प्रक्रिया अपनाना, और दूसरा करा है अगली कक्षा में यहाँ पे प्रोन्नत करने हेतु सच बताना, और यहाँ पे तीसरा करा है कि बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, और चौथा करा है कि मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। तो 8वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 8वें का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला होगा, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझ कर उपयुक्त शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया अपनाना, यानी बालक किस प्रकार से रुचि ले रहा है, याद रखिएगा किस प्रकार से रुचि ले रहा है और किस प्रकार से सीखना चाहता है। ठीक है, उसके अनुसार वहाँ पे समझ को विकसित करना, और उसको क्या है सिखाना। और यहाँ पे देखिए अगली कक्षा में प्रोन्नति, जब तक बालक को सीखेगा नहीं, अगर सीखेगा नहीं तो यहाँ पे प्रोन्नत नहीं कर सकता, यानी आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो ये हमारा गलत हो गया। और तीसरा बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, त्रुटियों की पहचान कर सकते हैं, लेकिन किस आधार पर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए भाषा के आधार पर पूछा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात किया है, यानी लगातार करते रहना, किसी कार्य को करने के बाद लास्ट में व्यापक उसे कहा जाता है, लास्ट में जो आपका आकलन होता है उसे ही क्या कहा जाता है, व्यापक कहा जाता है, क्या उपचार है उसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मूल्यांकन की परंपरा, यानी जो परंपरा चलाई जा रही है वो है, ये हमारा गलत है। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ। आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले जाके क्या करिए, सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं। और चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 9वां हमारा क्या कर रहा है कि हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं। देखिए यहाँ पे सतत और व्यापक मूल्यांकन के में कौन सा उचित कथन नहीं है, और किसमें नहीं है, हिंदी में। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहा है हमारा कि यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, और दूसरा कर रहा है ये बच्चों को उत्तरी अनुत्तरी श्रेणियों में विभाजित करने की बात कर रहा है, और तीसरा कह रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। और यहाँ पे देखिए चौथा हमारा कह रहा है कि यह बताता है कि बच्चों को किस प्रकार से मदद की ज़रूरत है। तो 9वें का राइट आंसर जो जाएगा हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका राइट आंसर क्या होगा 9वें का, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा हमारा 9वें का दूसरा होगा। यह बताने की कि बच्चे जो होते हैं उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, यहाँ पे देखिए विभाजित करने की बात कर रहा है, बच्चों में बंटवारे की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये मूल्यांकन की उचित कथन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं की बात किया है, तो ये हमारा राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पे विभाजित करने की बात किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां हमारा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है।
देखिए, 10वां हमारा ये करा है कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देंगे। महत्व किसे देंगे? पहला करा है व्याकरणीय नियम को, दूसरा लिखने की क्षमता का आकलन का, और चौथा करा है काव्य सौंदर्य की, और चौथा करा है कि निबंध लिखने की योग्यता की। तो 10वें का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए महत्व देने की बात किया है, ठीक है? याद रखिएगा, हिंदी भाषा के मूल्यांकन, देखिए यहाँ पे आकलन की बात नहीं किया है, ठीक है? आकलन की बात नहीं किया है, यहाँ पे मूल्यांकन की बात किया है। तो यहाँ पे देखिए आकलन और मूल्यांकन में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे पूछता कि आकलन किस प्रकार से किया जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए चौथा हमारा सही होता। लेकिन यहाँ पे मूल्यांकन की बात किया है, तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, लिखने की क्षमता का आकलन, ठीक है? क्योंकि आकलन के अंतर्गत ही क्या करेंगे आप, मूल्यांकन करेंगे। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। व्याकरण नियम जो होता है उच्च स्तर पे होता है, और यहाँ पे काव्य सौंदर्य यानी सुंदर लिखने से कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे निबंध जो होती है उच्च स्तर पे बालक जो होता है सो अपने मानसिक शक्तियों के अनुसार देता है। लेकिन प्राथमिक स्तर पे क्या होता है, प्राथमिक स्तर में बालक जो होता है अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करता है, लिख कर सीखने का प्रयास करता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। अब देखिए प्रश्नों की जो संख्या है और जो प्रश्नों का जो सीरीज है, अब उसे थोड़ा सा कठिन कर दिया गया है, ठीक है? थोड़ा सा कठिन होगा। और यहाँ पे देखिए सोच समझ के प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमारा 11वें का ये करा है कि जब एक बावर्ची यानी खाना बनाने वाला पकाते समय खाने को क्या करता है, सकता यानी यहाँ पे चखता है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए चखता है तो वह के समान यानी किसके समान होता है? देखिए पहला करा है कि सीखने का आकलन होता है, दूसरा करा है कि सीखने के लिए आकलन होता है, तीसरा करा है कि सीखने के रूप में आकलन होता है, और चौथा करा है आकलन और सीखना। देखिए यहाँ पे बात किया है कि एक बावर्ची जो है, ठीक है, एक बावर्ची जो है खाना पकाते समय खाने को क्या करता है, चखता है। खाने को चखता है तो वह किसके समान होता है? देखिए पहला करा है समान है के समान है, सीखने का आकलन, दूसरा करा है कि सीखने के लिए आकलन, और चौथा तीसरा करा है सीखने के रूप में आकलन, और चौथा करा है कि आकलन और सीखना। तो राइट आंसर 11 का क्या होगा? देखिए यहाँ पे बात किया है सीखने के लिए आकलन। देखिए बावर्ची जो है खाना तो बना ले रहा है ना, खाना क्या कर रहा है, बना ले रहा है। अगर बना ले रहा है तो उसे सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अगर देखिए बात कराए सीखने का आकलन यानी सीख रहा है, ठीक है? यहाँ पे सीखने का आकलन मतलब यहाँ पे सीख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए तीसरा कराए सीखने के रूप में आकलन, यानी सीखने के किस प्रकार से आप सीख सकते हैं उसके लिए करा है। और आकलन सीखना, देखिए ये तो हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे निर्धारित नहीं किया है कि किसको कह क्या रहा है यहाँ पे, आकलन सीखना, यानी इसमें कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, सीखने के लिए आकलन, यानी सीख चुका है लेकिन क्या करने वाला है, ठीक है, वो कार्य सही हुआ है कि नहीं हुआ है उसके लिए आकलन कर रहा है, कि अगर ये कार्य सही है कि नहीं है उसका आकलन कर रहा है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सीखने का आकलन नहीं होगा, क्योंकि वो जो बावर्ची है खाना बना सकता है, ठीक है, अगर बना रहा है तभी तो सीख रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीखने के लिए आकलन मतलब ये है कि किया गया कार्य सही हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसलिए सीखने के लिए आकलन यानी सीखा हुआ कार्य को जांच परख करना। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 12वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 12 का ये करा है कि अक्रम, ठीक है, करा है कि अक्रम को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए यहाँ पे करा है प्रतिसचित होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पहला करा है कि यहाँ पे करा है कि अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, दूसरा करा है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, और तीसरा करा है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों की सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना, और चौथा करा है कि प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा? देखिए 12 का राइट आंसर क्या जाएगा? देखिए 12 का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा विद्यमान को, यहाँ पे करा विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थियों की उपलब्धि। यहाँ पे देखिए सचेत करने की बात किया है, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात किया है। तो यहाँ पे देखिए बुद्धिमान और यहाँ पे करा है कि औसत विद्यार्थियों की उपाधि देना। इससे क्या होता है, बालक में रोष उत्पन्न हो जाता है। रोष उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, बालक जो होता है एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रतिद्वंद्विता की भावना रखने लगते हैं, उनसे ठीक से बातचीत नहीं करते हैं, चर्चा पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, तो उनका आकलन नहीं हो सकता है, ना ही विकास हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे दूसरा होगा। यहाँ पे क्या करना चाहिए, सचेत करना है, तो यहाँ इससे बचना चाहिए हमें, ठीक है, श्रेणियों में यानी विभाजित करने से बचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 13वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 13वां प्रश्न ये करा है कि यहाँ पे करा है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करता है? पहला करा है सीखने के लिए आकलन। यहाँ पे देखिए टाइप करने में थोड़ी गलत हो गई है,
यहाँ पे देखिए बात करा है सीखने के लिए आकलन, और दूसरा करा है आकलन के लिए सीखना, और तीसरा करा है कि आकलन का सीखना, और चौथा करा है कि सीखने का आकलन। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए वो बावर्ची वाला और ये 13वां हमारा राइट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बात किया है, भ्रमण की बात किया है और वहाँ पे चख रहा था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 13वें का राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा उसी प्रकार यहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्य हो चुका है। ठीक है, और वहाँ पर भी खाना बन चुका था, वहाँ पे टेस्ट कर रहा था, और यहाँ पे उस विषय पे क्या हो रहा है? चर्चा हो रही है कि आपने कितना सीखा। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 14वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 14 का प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। देखिए अधिगम की मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मूल्यांकन का अर्थ ये होता है कि मूल्यों का आकलन करना, यानी आपके द्वारा सीखी गई शिक्षा का आकलन करना, किस प्रकार से आपने सीखा है और क्या कठिनाई है, उसी को ही क्या कहलाता है यहाँ पे मूल्यांकन। ठीक है, आकलन यानी आप सीखते हुए भी आकलन कर सकते हैं, लेकिन मूल्यांकन जो होता है आकलन के बाद होता है। तो यहाँ पे नहीं हो सकता, तो बात करा पहला कि यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, और यहाँ पे दूसरा करा है कि इसमें सूचना को समान रूप से उनको अंकों और ग्रेडों में रूपांतरित किया जा सकता है, और यहाँ पे तीसरा करा है कि इनमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्रित की जाती है, और चौथा करा है कि इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्रित की जाती है। तो यहाँ पे देखिए बात किया है हमारा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, नहीं की बात किया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, पहला ये करा है कि ये मूल्यांकन की जो होती है मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, तो ये हमारा राइट है। और इसमें मूल्यांकन के समान रूप से अंकों और ग्रेड, मूल्यांकन क्या होता है, या तो आप अंक देंगे या फिर ग्रेड देंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, बालक का अंकन या मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें क्या होता है बालक क्या सीखा है, कितना अंक पाया है, वही अंकों के द्वारा या फिर क्या है ग्रेडों के ABCD के द्वारा दिया जाता है। तो ये पहला भी सही, दूसरा भी सही हमारा। और यहाँ पे तीसरा का है, इसमें अध्यापक एकत्रित करता है, अध्यापक ही करता है, आपका मूल्यांकन अध्यापक करता है। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा जाएगा, क्योंकि बालक जो होता है स्वयं से छात्रों द्वारा स्वयं एकत्रित करना है सूचना, ये हमारा गलत है। बालक जो होता है अपना स्वयं से कैसे अपना फीडबैक प्राप्त कर सकता है, अपने से कैसे अपने परीक्षाओं की जाँच कर सकता है, शिक्षक की जाँच करेगा। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 15वें और अंतिम प्रश्न पे, देख लेते हैं ये कितने लोगों का सही होता है। वह मूल्यांकन जो विद्यार्थी परिषद के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है, किंतु परिषद यानी बोर्ड जो होती है यूपी बोर्ड या फिर यहाँ पे यूपी बोर्ड या फिर NCERT स्तर पे, यहाँ पे देखिए बात कर रहा है कि स्तर नहीं है, कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पे देखिए पहला हमारा कर रहा है कि विद्यार्थी आधारित मूल्यांकन, दूसरा निरीक्षण, तीसरा कर रहा है अवलोकन, चौथा कर रहा है कि व्यापक मूल्यांकन। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे बात क्या है, वह मूल्यांकन जो विद्यार्थी परिषद के, यानी यहाँ पे क्या है, शिक्षा का जो आकलन किया जाता है विद्यालय में किया जाता है। ठीक है, विद्यालय में किया जाता है, जो होता है हफ्ते में या फिर 3 दिन या फिर 6 महीने पे किया जाता है, उसकी बात किया है। तो आधार पर किया जाता है, किंतु यानी बोर्ड का इसमें कोई भागीदारी नहीं होता है। क्या कहलाता है? यहाँ पे विद्यालयी आधारित मूल्यांकन, दूसरा करा है कि निरीक्षण, तीसरा अवलोकन, चौथा करा है कि व्यापक मूल्यांकन। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, क्योंकि ये देखिए मूल्यांकन जो बात कर रहा है विद्यार्थी की, ये आपकी विद्यालय में होगा। ठीक है, विद्यालय में होगा। ठीक है, और ये कभी भी हो सकता है, हफ्ते में हो सकता है, रोज हो सकता है, आप आकलन कर सकते हैं बालकों का। तो ये विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है, विद्यालय में ही बालक का आकलन किया जाता है। प्रधानाध्यापक के द्वारा हो सकता है, शिक्षक के द्वारा हो सकता है, इसमें बोर्ड की यानी जो आपकी जो परिषद है इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। और बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद क्या करिए, घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और उत्तर नीचे यहाँ पे दिए गए हैं। और बता दें कि आज के प्रश्न थोड़े से कठिन थे, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व किया। तो आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा। क्लास देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि कैसे आज की आप लोगों को प्रश्न लगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।